3 साल हो गए हम लोग को यहाँ रहते हुए। मकान बड़ा अच्छा है ये। आप लोगों को पसंद है मकान? हम लोग को पसंद तो है, लेकिन यहाँ गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है ऊपर। तो हम चाहते हैं कि जब नया मकान लें तो ग्राउंड फ्लोर पे हो। मकान छोड़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आपको मकान मालिक धक्का मार के बाहर निकाल दे जैसा हमारे साथ पिछली बार हुआ। हमारे मकान मालिक ने कहा कि भाई या तो आप मकान खरीद लीजिए या तो हम बेच रहे हैं, किसी और को बेच देंगे, तो हमको निकलना पड़ा। और दूसरा होता है कि भाई आपने अपना मकान बना लिया हो तो खुशी खुशी आप मकान छोड़ के जाएं। ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, ये भी कहते हैं लोग मकान है, इसमें हम लोग आते हैं और रहते हैं, लेकिन किस किस तरह से छोड़ के जाते हैं हमको धक्का मार के निकाला जाता है। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि मरना तो है ही, लेकिन हम उसके बारे में कभी सोचते भी नहीं। आज एक बड़ी अजीब सी चीज एक भैया ने बात की। ही हैज एंटर्ड इनटू स्पिरिचुअल क्वेस्ट, जैसे हम लोग कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बॉडी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी एक बड़ी सफरिंग है। बता रहे थे कि मेरे घर के आसपास जो कुत्ते थे, उनको स्ट्रे डॉग्स को पब्लिक मतलब वो जो उनको उठा करके बाहर जंगल में फेंकने के लिए लेकर चले गए, बहुत परेशान थे। तो मैंने उनसे, और बोलते हैं मैंने काफ़ी प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने सुनी नहीं मेरी बात। फिर मैं अकेला ही अंदर घर में आकर के रो रहा था। ही वाज एक्चुअली क्राइंग। काफ़ी सेंसिटिव इंसान है वो। तो मेरे मन में ये सवाल ये उठा कि क्या मेरे को रुलाई आएगी ऐसे किसी कुत्ते बिल्ली को कोई मार रहा है तो। आज बल्कि अम्मा बता रही थी कि कुछ बिल्लियां हैं जो बिल्ली के बच्चे उनके ही बेड पर उनके साथ सोते थे। बोलती थी हमने कुछ दिन सोने दिया उसको, फिर धीमे धीमे रजाई हमारे ऊपर सोने लगे, फिर कुछ दिन बाद हमारे यहाँ से, जहाँ से रजाई में जगह होती थी, अंदर रजाई के अंदर घुस जाते थे। फिर बोलती देखो ये हमारी उंगली भी काट दी है, काट लेते थे। फिर हमने उनको उठा करके एक बोरी में भर के लेकर गए, बहुत दूर फेंका। तो वो इनह्यूमन था। बोलते हैं बेचारे वो उनको जानवर खा जाएंगे। भैया बोल रहे थे कि जो कुत्तों को भेजा है जानवर खा जाएंगे। मैंने उनसे ये पूछा कि मेरे लिए अब ये क्वेश्चन, मेरे को मन कर रहा है कि इस क्वेश्चन को मैं टैकल करूं और छोड़ू नहीं इस क्वेश्चन को, कि किस तरह की मौत आती है वो डरावना है या मौत ही अपने आप में डरावनी है। अगर मौत ही अपने आप में डरावनी है तब तो हम इसके लिए कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि यार डेथ तो है ही, आनी ही है सबको, जैसे हम कुछ मरीज हमारे रिसेंटली बोलते हैं कि कैंसर है, तो खाली हम ये चाहते हैं कि ऐसे बेड रिडन ना होना पड़े, कि मालूम पड़ा महीनों तक हम बेड पे ही पड़े हुए हैं, कोई और हमको नली से खाना खिला रहा है, कुछ कर रहा है। शी वॉन्ट्स टू डू, पेशेंट वॉन्ट्स टू डाई इंस्टेंटली, बिना किसी पेन के। उनको पता है डेथ तो है ही, और वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगर एक्सेप्ट कर लिया डेथ है, तब उसके दुख में यही रहेगा कि हमारा दिमाग उसको बहुत स्टडी करने की कोशिश नहीं करेगा। और डेथ जब मैं बोलता हूं ना, तो डेथ इज द मदर ऑफ ऑल पेन, ऑल सफरिंग। हम शायद हमको नहीं लगता होगा ये दोनों चीजें रिलेटेड हैं, कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरे इम्तिहान में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें रिलेटेड हैं डेथ से। एक फिजिकल डेथ होती है जो फिजिकल बॉडी की डेथ होती है, बाकी सब चीजें हमारी रोजमर्रा की डेथ होती हैं। उसमें हमको ये डर होता है कि नौकरी छूट जाएगी या हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ढेर सारे जो है वो जो नहीं रहेगा, या जो हमारे मन में है वो नहीं रहेगा। तो डेथ को एक्सप्लोर करें, या किस तरह के लोग मौत कर रहे हैं, किस चीज के लिए इमोशन बचा के रखें। क्योंकि मुझे बड़ा इस पर ताज्जुब हुआ कि हमारी प्रायोरिटी क्या है इस दुनिया में से सारे जानवरों को बचा लेना। क्या जानवरों को हम शेरों से नहीं खाएंगे जानवर, तो क्या हम उनकी मौत रोक सकते हैं? अच्छा, उनकी मौत कुछ दिन के लिए रोक दिया तो अपनी मौत रोक सकते हैं। और ये वही विज्ञान है। और ये खाली मौत ही नहीं रुकता। कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे बड़ा अच्छा, आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं मुझे डांट रही थी कि तुम क्राइम पेट्रोल देखते हो तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा।
मैंने कहा नहीं, मैं क्राइम पेट्रोल जब मैं देखता हूँ, कल मैंने उनसे पूछा, बल्कि मैंने जब कहानी बताई, तुमने क्राइम पेट्रोल की कहानी सुनाई, कल मैंने कहानी बताई थी एक बच्चे की, उसका नाम था सुरभि, उसका मर्डर हो गया था। मैंने कहा उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था, उसके कंटेक्स्ट में क्या बताया था, आपने देखा था कल का वीडियो, उसके कंटेक्स्ट में मैंने कुछ खास चीज बताई थी, आपको पता है क्या था? कंटेक्स्ट नहीं याद है, अब दिमाग में कंटेक्स्ट याद ही नहीं है, खाली ये याद है कि एक लड़की की मर्डर स्टोरी बताई थी। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे हम किसी का, बल्कि मैम मुझसे बोलती तुम इससे पहले कपिल शर्मा को देखते थे। मैंने कहा अगर खाली क्राइम पेट्रोल मैं इसलिए देख रहा हूं, एक खास वजह से मैंने, इनफैक्ट मैंने क्राइम पेट्रोल स्टार्ट किया देखना, पता है कब देखना शुरू किया? आफ्टर रीडिंग दैट बुक। कौन सी? बेटर फास्टर स्मार्टर बेटर फास्टर, श्रीश ने बता दिया। और उसमें बेसियन साइकोलॉजी का जब जिक्र हुआ तब मुझे खोज के देखना था ऑल काइंड्स ऑफ वेरियस एक्सीडेंट्स, और ये तो एक्सीडेंट्स ही हैं। और इसमें और जिस तरह की स्टोरीज बताते हैं, मुझे बहुत डाउट है कि ये मन गढ़ंत कम है, ज्यादातर स्टोरीज रियल स्टोरीज पर ही बेस्ड हैं। तो व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सीडेंट्स? जैसे आपकी लाइफ को देखता हूं मैं, हम सब यहां पर बैठे हैं बेचारे, बंच ऑफ एक्सीडेंट्स हैं। हमारी लाइफ में दुख, तकलीफें हैं। मैं आप सब किस तरह जी चुका हूं और मैं बाहर निकल के आ चुका हूं। फिलहाल तो मैं हूं, इस समय तो मैं हूं बाहर। जो आपकी सफरिंग है स्कूल की, मैं कभी भी माइक लेकर के कुछ बोल नहीं सकता था। आपकी तरह मैं खूब मार खा चुका हूं। मेरे पिताजी को बड़ी उम्मीद थी कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा, वो भी बन के चुका हूं। और भाई आप जो है वो मैं अभी तक हूं, एक स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन। हम दोनों वही हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी लेवल पे कुछ आजादी महसूस कर रहा हूं। मैं जब से शहर को पढ़ रहा हूं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर पा रहा हूं। मैं ऐसा लग रहा है जैसे कि मैम बुन रही है, अपने स्कार्फ बुन रही हैं, और मैं थॉट्स को लेकर के कुछ बिनाई कर पा रहा हूं। थॉट्स उलझे होते हैं आपस में, पता भी नहीं चलता कौन सा सही थॉट है, कौन सा गलत थॉट है। आज मुझे बड़ा ताजुब हो रहा था, सहज जी ने एक ही शब्द को उस जगह पर जब यूज किया है ज़ेन योगा में, तो एकदम अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है। यहां पर उसी शब्द को किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है, एंड विथ गॉड्स ग्रेस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो दो तरीके हैं घर छोड़ने का, या दो तरीके हैं मरने का। एक तो कोई धक्का मार के आपको निकाल दे, जो नॉर्मल सब लोग मरेंगे, और एक ये है कि हम अपनी मर्जी से मरेंगे, अपनी मर्जी से अपने शरीर को छोड़ेंगे। और इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि ये शरीर किसी काम का नहीं है। और शरीर ही नहीं, हम वो सब अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी इमोशंस को ऐसे उठाएंगे, उसको रख देंगे, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है। अभी भी आते हैं, लेकिन हम उनके साथ कुछ नहीं कर पाते। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आज तक किसी ने हमको क्लियरली समझाया नहीं कि कैसे इसको करें, और समझाया तो एक्सपेरिमेंट क्या करें ये नहीं बताया। जैसे हम लोग कृष्णमूर्ति को पढ़ रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट कैसे करें वो नहीं मालूम पड़ता। सहज जी के सहारे से हम लोग एक्सपेरिमेंट सीख रहे हैं। गौतम बुद्ध ने क्या लिया? द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग वॉज द टास्क ही सेट हिमसेल्फ व्हेन ही रियलाइज द बर्डन ऑफ ह्यूमन एंग्विश। हम सबके पास ह्यूमन एंग्विश है, हम सबके पास अपनी तकलीफें हैं। इनको मत मानिए कि ये खत्म नहीं होंगी, इनको लीजिए, एस्केप मत करिए, और इसको बर्डन को लीजिए। और फिर प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग आपकी भी हो गई कि कैसे खत्म करूं। बुद्ध ने यही लिया था। इसीलिए फॉर दिस पर्पज ही रिनाउंस्ड दिस हिज क्लेम टू द फादर्स थ्रोन। राजपाट छोड़ दिया। ही सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज वाइफ एंड सन whom he loved dearly। बहुत प्यार करते थे बीवी बच्चों को, मैं नहीं छोड़ूंगा अपने बीवी बच्चों को। मन ही मन लेकिन मैं देख रहा हूं कि आई एम गेटिंग फार्दर अवे फ्रॉम देम। आई लव देम, बट समटाइम्स आई डोंट फील द वे दे फील। तो उनको छोड़ा। He exchanged all the adventures and luxuries of the world for the life of his homeless mendicant। सब कुछ छोड़ दिया और mendicant बन गए, भिक्षु बन गए। ये कोई इमोशन वाला नहीं था खेल,
When he was born, the Brahmins living as a priest and astrologers at his father's court, when the Buddha, then the Prince Siddharth, उस समय उनका नाम Prince Siddharth था, was a child predicted, उनके बारे में कहा गया था. If Prince Siddhartha mounts the throne, अगर वो राजगद्दी संभालते हैं, he will become the king of kings, बहुत बड़े राजा बनेंगे. शायद दुनिया पर राज करते, a ruler of the world, पूरी दुनिया का राज करने वाला. But if he renounces the throne, लेकिन अगर renounce कर देते हैं थ्रोन को, and chooses a life of an ascetic, तपस्वी की लाइफ चूज करते हैं, then he will become an overcomer of the world, तो वो दुनिया का ओवरकमर बनेंगे, इस दुनिया की सारी तकलीफों को वो जीत जाएंगे. अ परफेक्ट बुद्धा, एक परफेक्ट एनलाइटेंड आदमी. वाइल द एसेटिक असीता, उसका नाम था असीता, उसमें फिल्म में भी दिखाया था ना एक, असीता प्रोफेसाइज्ड, भविष्यवाणी की, दिस चाइल्ड विल वन डे बिकम द मोस्ट परफेक्ट बुद्धा एंड शो मेन द वे ऑफ लिबरेशन. मोस्ट परफेक्ट बुद्धा. कृष्ण इतने परफेक्ट नहीं लगते हैं. हाँ, उनकी अपनी लाइफ में बड़ा चकाचौंध है, बहुत एंजॉय किया, बट हिज मेथड वॉज प्रिसाइजली डेडिकेटेड कंप्लीटली फॉर एनलाइटनमेंट. द साइट ऑफ सिकनेस, ओल्ड एज एंड डेथ, हम भी देखते हैं रोज, बीमार को देखते हैं, ओल्ड एज को. caused him to leave his palace with all that is meant to him, and he spent 7 years enduring the self mortification. अपने आप को तकलीफ दी, टॉर्चर किया अपने को समझने के लिए. which Indians believe leads soonest to the perception of truth, क्योंकि इंडिया में यही माना जाता था कि अपने आप को टॉर्चर करके तपस्या करोगे तो तुम्हें सत्य की उपलब्धि होती है. This served to convince him of the uselessness of the painful asceticism. करके देखा उन्होंने, तपस्या करके देखा कि इसका बहुत फायदा नहीं हो रहा है, इससे खाली मैं कमजोर हो रहा हूं. He then immersed himself in quest of inward contemplation. तब उन्होंने अपने आप को अंदर के कॉन्टेम्पलेशन में डुबाना शुरू किया. इसमें डरिए मत, क्योंकि ये डुबाना मतलब ऐसा नहीं है कि घर बार छोड़ करके ऐसे बैठ गए और कुछ नहीं कर रहे हैं. नॉर्मल लाइफ में जब भी आप किसी चीज को सीरियसली सोचते हैं, और हम सब अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में तो सीरियसली ही सोचते हैं, खाली दिक्कत ये रहती है कि हम प्रॉब्लम्स में डूब कर सोचते हैं तो खाली वही थॉट्स आते हैं जो भागने वाले होते हैं या लाचारी वाले थॉट्स होते हैं. लेकिन एक प्रॉब्लम अगर आपके पास है, कभी आप दुखी होकर सोच लीजिए, लेकिन फिर निकल करके भी सोचिए उसके बारे में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं. दैट इज कॉन्टेम्पलेशन, and which at last brought him to the solution of his great problem. उसके बाद उनको अपनी इस ग्रेट प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिला. इस स्टेट में बहुत से लोग पहुंचे हैं. रमण महर्षि पहुंचे हैं, रामकृष्ण परमहंस पहुंचे हैं. रामकृष्ण परमहंस के बारे में तो बोलते थे, वो जब लेक्चर देने जाते थे, जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ कुछ बोल रहा हूँ, बोलते बोलते वो समाधि में ही चले जाते थे. यूज्ड टू टॉक अबाउट ट्रूथ एंड यूज्ड टू गो इनटू द ट्रूथ लाइक अ बेबी ही वाज. जैसे छोटे बच्चे सो जाते हैं, खाते खाते सो जाते हैं, ऐसे ही बेचारे सो जाते थे, फिर कोई डिस्टर्ब नहीं करता था उनको. 3 दिन तक ऐसे ही पड़े रहते थे उनकी बॉडी. लकीली कृष्णमूर्ति और ये लोग ऐसे, इनकी लाइफ नहीं थी. द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऑफ बुद्धाज वे. अब ये जो गौतम बुद्ध का जो वे है, बहुत टिपिकल वे है. हमारे पेरेंट्स हमको मंदिर मस्जिद ले जाते हैं, हम लोगों को खुद भी कभी कभी लाचारी में लगता है कि पूजा पाठ कर लो, क्या फायदा. जैसे मेरे पिताजी बोलते हैं, जिन चीजों को जानते नहीं उसको फॉलो करते रहो. उनका ये कहना है कि क्यों गुरुवार को बाल क्यों काटना, क्या पता विष्णु भगवान हो ही गुरुवार को नाखून नहीं काटने देते मेरे पिताजी, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा होती. केला नहीं खाने देते. बेसिकली उनके हिसाब से केले के पेड़ में विष्णु भगवान रहते हैं, उनके हिसाब से नहीं, मतलब हिंदुओं के हिसाब से. और बृहस्पतिवार को बृहस्पति की पूजा होती है, इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए. तो मैं जब उनसे बहस करता था बचपन में, अब तो नहीं करता ये सब, अब तो बहस भी वैसी बेवकूफी है जैसे वो पूजा पाठ. तो ये कहते थे कि जो चीज नहीं पता उसको फॉलो कर लो. सुनने में सही भी लगता है, ये क्यों मंदिर की तरफ क्यों पैर करें. देखिए, सोशली अगर आपको कोई चीज फॉलो करनी पड़ रही है तो एक बात है, लेकिन जब आपको फॉलो करते करते अंदर अंदर वो नहीं फॉलो करने पर डर आना शुरू हो जाए, इसका मतलब कुछ खतरा है जिसमें आप डूब रहे हैं. प्रॉब्लम वहीं की वहीं है और सोल्यूशन आप भगवान के भरोसे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है. ये अप्रोच बुद्धा का नहीं था. बुद्धा का अप्रोच काफी डिफरेंट था. बुद्धा obtained his truths by the way of logic inference. लॉजिक तो सब जानते हैं, A is equal to B, B is equal to C, इसको लॉजिक बोलते हैं.
इसको थोड़ा बैठिएगा, सोचिएगा कि और क्या लॉजिक होता है। हम लोग बहुत बार दुखी होते हैं चीज़ों को लेकर के, उस समय हम लॉजिक नहीं यूज़ कर पाते और शायद इसीलिए हम उस दुख से नहीं निकाल पाते अपने आप को। हमने देखा ही नहीं है कि जो दुख से हम परेशान होते हैं, जो इमोशंस या जो सिचुएशंस हमारे मन में हमको ग्रिप कर लेती हैं कि ऐसा ही होगा, बहुत बार हमने देखा है कि वो फिर थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है, लेकिन याद ही नहीं आता उस समय। कहाँ याद आता है? जैसे जब मम्मी मारती है उसके एक दिन तक कहाँ याद आता है कि, और उस मार पड़ने, मैं आपसे कह रहा था आप कोशिश करिए ये देखने का कि ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है। ये लॉजिक से मालूम पड़ जाएगा आपको कि ये हुआ था। आज मैंने एक लॉजिक से बड़ी खास चीज खोजी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए, लॉजिक एक तरह का लेंस है, मैग्नीफाइंग लेंस। आप अगर चीजों को देखना शुरू करें तो हर चीज को उसके कारण कहां से हुआ है और क्यों हुआ है उसको आप ट्रेस कर लेंगे। मान लीजिए मेरी मम्मी मुझे मारती है और उन्होंने मुझे समझाया कि तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसलिए तुम मार पड़ी, या तुमने चोरी किया इसलिए तुम्हें मार पड़ी। ये तो है, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन ट्रिगरिंग फैक्टर क्या था? किस, जैसे आपसे मैंने पूछा जब इनको मार पड़ी थी तो इन्होंने खुद ही मुझे बताया था कि वैसे तो एग्जाम में फेल हुआ था मैं, लेकिन दोपहर को मम्मी ने मुझसे कहा था कि कपड़े उतार लो, और मैं वो नहीं लाया तो मुझे मार पड़ी। इसका मतलब अगर थोड़ा सा ये ध्यान रहता कि कपड़े उतार लूं तो गुस्सा नहीं आएगा तो शायद कपड़े उतार लेते। जैसे आपने देखा होगा मुझे, मैं जब चंदन में काम करने जाता हूं तो एक लेवल तक ही इनकार करता हूं, क्योंकि मैं वहां पर एक पेड गुलाम हूं, पेड स्लेव हूं। नौकरी मतलब पेड स्लेवरी। तो एक मैं जिद नहीं करता जैसे एक बच्चा पेरेंट्स के साथ करता है। एक आध बार शायद आपने देखा भी हो, लेकिन उसके बाद तो आई नो द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड माई एम्प्लॉयर। इफ आई नो द रिलेशनशिप एंड इट्स बाउंड्रीज, तब मैं उस बाउंड्री को कभी क्रॉस नहीं करूंगा। क्रॉस जो लोग करते हैं वो लोग उसके भुगतान भरते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब थे, उन्होंने उनकी छुट्टियां थी, साल में हम लोग की कुछ छुट्टियां होती हैं, 15-20 छुट्टियां बच जाती है तो उसको पेड कर देते हैं वो लोग। तो छुट्टियां उनकी बची रही होंगी 4-5-6, तो उनका इकट्ठा जो पेमेंट मिलता है वो 30-35 हजार रुपए का पेमेंट होता। तो हेड ऑफिस से ये इन्फॉर्मेशन आई कि आपकी कोई भी छुट्टी नहीं बची है। ही वॉज वेरी एंग्री एंड ही लेफ्ट हिज जॉब। फिर अगर मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी तो मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। फिर उन्होंने 2-3 जगह जॉब खोजी होगी, और जगह खोजी, कहीं नहीं मिली इस तरह की जॉब। फिर 2-3 महीने बाद फिर वापस आया कि हमको नौकरी पे रख लीजिए, लेकिन तब तक नौकरी जा चुकी थी। उस 30-35 के हजार के चक्कर में उनकी 1 लाख रुपए की महीने की जॉब चली गई। इससे मैंने क्या सीखा, मेरा क्या लॉजिकल डिडक्शन था? मैंने अपना एक बनाया रजिस्टर अटेंडेंस का। उसमें जिस दिन मैं जाता हूँ, क्योंकि हम लोग का अटेंडेंस तो हम जाते हैं बायोमेट्रिक लगाते हैं, जिस दिन जाते हैं उस दिन बायोमेट्रिक में हमारा अटेंडेंस वहां लग जाता है। तो वहां चंदन के हेड ऑफिस में कंप्यूटर में हमारा अटेंडेंस है, लेकिन हमारे पास क्या प्रूफ है कि हम कौन से दिन गए हैं, कौन से दिन नहीं गए हैं? तो मैंने अपना खुद का एक अटेंडेंस रजिस्टर बनाना शुरू किया। उसमें मैं अटेंडेंस देता हूँ और यहाँ का मैनेजर उससे साइन कराता हूँ, ताकि 1 साल के बाद जब मुझे डिस्कस करना हो कंपनी के साथ तो मैं उनको दिखा सकूं कि मेरे पास इतनी दिन छुट्टियां थी। 12 जून में 20 जून को मैं छुट्टी पर गया था, 22 जून को मैं हाफ डे पे था। मेरे पास रिकॉर्ड है उसका विद प्रूफ। मैं किस लिहाजे पे उनसे डिस्कस करूं कि मेरे पास छुट्टियां बची हैं। तो अगर हम चीजों को बारीकी से देखना शुरू करें तो एवरीथिंग विल बी अ बेसियन साइकोलॉजी फॉर अस। लॉजिक प्लेज अ बिग रोल इन दैट। हम लॉजिकल इन्फ्रेंस उन लोगों के लिए हेल्प करेगा जो लोग डरते हैं, जो लोग इंटेलिजेंट हैं। हम लोग बड़े समझदार लोग हैं, हमको पता है कि गलतियां नहीं करनी है, तो उसमें कम गलतियां कैसे होंगी? लॉजिक से। हम जाते, रोज मंदिर में जाते हैं, पूजा करके आते हैं, कुछ फायदा नहीं होता। ये लॉजिक है। मम्मी बोलती है नहीं तुम 16 सोमवार करो, 20 सोमवार करो तो भगवान ज्यादा खुश हो जाएंगे। अरे भगवान हो तब तो खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं पूजा नहीं करता हूं और मुझे मार पड़ती है तब मुझे पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोगों के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे को तो मम्मी यहां आके डांटेंगी नहीं, आपकी मम्मी तो डांटेंगी, तो आपको पूजा करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि आपके सोमवार, जो 16 सोमवार में भगवान कौन से खुश होते हैं? मम्मी जी। चाहे आप करें चाहे ना करें, उनको दिखाएं जरूर, घंटी जरूर बजाएं। यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ लॉजिक। तब आपको गुस्सा भी नहीं आएगा, मुझे पूजा करवा रही है। तो रिम्पी को बोलता करवा चौथ के दिन, और ऐसा बोल, मम्मी बहुत भूख लगी है, बिल्कुल खाया नहीं सुबह से, चुपके से खाना ताकि तुम्हारा बेटा भी नहीं देख सके। टॉर्चर क्यों करना अपने आप को? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, लॉजिकल इन्फरेंस इज द पावर दैट स्कूल्स आर गिविंग अस, दैट दे इवन डोंट नो दैट दे आर गिविंग अस। स्कूल में जो आप मैथ सीखते हैं, जो इंग्लिश सीखते हैं, ये सब लॉजिक है। एक सेंटेंस जब आप पढ़ते हैं और वो सेंटेंस नहीं समझ में आता, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सेंटेंस में से उसका मतलब डिड्यूस करना हमको नहीं आया। किसी ने लिखा है, बुद्ध ने कुछ लिखा है, और उसमें से अगर मुझे मतलब समझ में आ जाए तो पता है क्या हो सकता है? ये फिजिकल बॉडी से हम खट करके अलग हो सकते हैं, खाली क्लियरली समझ में आ जाए। ये जो हमारी एक्सरसाइज वगैरह चल रही है, ये उसी चीज को समझने का कोशिश है। लॉजिक को अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज अगर ऐसा रहा तो आप बैठेंगे, आपको कोई आएगा, डांटेगा, आप दुखी होंगे, और 2 मिनट के बाद वो दुख ऐसे गायब हो जाएगा जैसे आपकी शरीर में से नींद गायब हो जाती है। कभी कभी देखा है कैसे नींद गायब हो जाती है? खट से नींद गायब होती है, खट से नींद आती भी है, उसके पीछे कुछ वजह है। अगर आपको मालूम पड़ जाए तो यू विल हैव दैट पावर विच इट्स लाइक यू कैन कंट्रोल योर माइंड विथ योर माइंड। बुद्ध का तरीका था लॉजिकल इन्फरेंस, चीजों को और बारीकी से ट्रेस करना कि ये क्यों हो रहा है। ठीक ठीक ठीक, ये समझ में आया, ये मुझे पता है क्यों, ये वाला कारण मुझे पता है, लेकिन इससे मुझे फायदा नहीं हुआ, फिर भी क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। नॉट लेटिंग, जस्ट पुटिंग योर ब्रेन इनटू व्हाई दिस इज हैपनिंग, आई वांट टू नो मोर। मैंने कहा ना, लेंस की तरह है। एंड ही टीचेस देम इन हिज सेम फॉर्म, और पढ़ाते भी ऐसे थे। इन द 12th डायलॉग ऑफ मध्यमा निकाया, ही लेज स्पेशल एम्फेसिस ऑन द लॉजिकल कैरेक्टर ऑफ हिज टीचिंग। वो बताते भी हैं कि मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, वो एकदम लॉजिकल कैरेक्टर भी है। उसका नाम दिया उन्होंने अपने टीचिंग्स का नाम दिया है रिलीजन ऑफ रीजन, तर्क का रीजन। बाकी लोग भक्ति बोलते थे, ये तर्क का रीजन, तर्क का रिलीजन था। इन द कैनन इट इज कैरेक्टराइज, इसका नाम है एक खास एपिथेट, एपिथेट मतलब होता है क्वालिटी, खास एपिथेट उसका नाम दिया है, विशेषण दिया गया है। विभाज्यवाद, which means religion of logic and reason. We all, when you pick up a book and you are reading the book, नहीं समझ में आया, फिर से पेन लेकर आराम से बैठते हैं ऐसे ही। आप लोग सोचते होंगे 1-2 बार पढ़ा तो नहीं समझ में आएगा, बट ब्रेन इज नॉट सच एन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स अप सो इजिली। ब्रेन मसल्स की तरह नहीं है कि थक गया तो चुप हो गया। ब्रेन में मसल्स नहीं होते, थॉट्स में मसल नहीं होते। वो अगर नहीं समझ पाता तो एक रास्ते से नहीं खोज पाता तो दूसरे रास्ते से खोजता है, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। आप अगर छोड़ देते हैं, बुक बंद कर देते हैं, तो फिर उसको लगता है कि ठीक है कोई और चीज करते हैं। लेकिन जब तक वो प्रॉब्लम आपके सामने होती है, वो अलग अलग तरीकों से खोजता रहता है। इसको बोलते हैं लॉजिक या तो रीजन। There is a serious danger of error when the concept or judgment cannot be traced back directly to the underlying intuitive knowledge and thus to reality. देखिए, जो भी हमारे आसपास है, हमारी बॉडी रियलिटी है, जो हम महसूस करते हैं वो रियलिटी है। और जो भी आप कॉन्सेप्ट पर विश्वास करते हैं, जैसे आपने विश्वास किया कि मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया, या आप ये विश्वास करते हैं कि अगर इस लड़की से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। इसको क्या आप ट्रेस कर सकते हैं पीछे कि ये कहां से आ रहा है आपका एक कॉन्सेप्ट, या ये कंक्लूजन कहां से आ रहा है? अगर ये कंक्लूजन आपके डायरेक्ट परसेप्शन से नहीं आ रहा है तो ये बहुत खतरनाक है। दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो इलॉजिकल चीजों पर भरोसा करके होते हैं। मैंने भी किया है बहुत बार। ये कह रहा है देयर इज अ सीरियस डेंजर ऑफ एरर। एरर हम में से कोई नहीं करना चाहता। कौन 2 + 2 5 लिखना चाहता है? लेकिन हम सब रोज कर रहे हैं। देयर इज अ सीरियस एरर ऑफ डेंजर व्हेन द कॉन्सेप्ट और जजमेंट, जो आपने जजमेंट किया है, आपने यही सोचा था ना, अरे सो लेते हैं कुछ नहीं होगा, बट देयर वाज एन एरर कैनॉट बी ट्रेस्ड बैक डायरेक्टली टू द अंडरलाइंग इंट्यूटिव नॉलेज एंड दस टू रियलिटी। जो भी हमारी आसपास की, जैसे इन्होंने बड़ा, इनको लगा होगा चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, कान नहीं ढकेंगे, जैकेट नहीं पहनेंगे तो ठंड नहीं लगेगी। बॉडी कांप रही थी ना परसेप्शन को विश्वास नहीं किया।
but only by means of several or long chains of syllogism. Syllogism मैंने पढ़ा, बड़ा लंबा चीज है syllogism. थोड़ा सा मैं आपको शेयर करना चाहता हूं. Syllogism को समझिए, बिकॉज हम syllogism को बहुत यूज करते हैं और उसकी वजह से फंसते हैं. Syllogism किसी भी चीज के बारे में निष्कर्ष निकालना का तरीका है, लेकिन जो ये तरीका जो है उसमें जो हम जिस चीज को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेमाइसेस. एक तो होता है मेजर प्रेमाइस और एक होता है माइनर प्रेमाइस, छोटा प्रेमाइस, और लास्ट होता है कंक्लूजन. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मेजर प्रेमाइस क्या है? इफ जॉनी इज ईटिंग स्वीट्स एवरी डे ही इज प्लेसिंग हिमसेल्फ एट रिस्क ऑफ डायबिटीज. अगर अमन रोज केक खा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनको डायबिटीज का रिस्क है. आज अमन भैया हमसे बोल रहे थे कि अरे स्वर्ग है सर ये, लेकिन ये स्वर्ग है नहीं, क्योंकि जब ये नहीं मिलता तो नर्क मिलता है. स्वर्ग और नर्क तो अलग अलग हैं. तो मेजर प्रेमाइस ये है. अभी सुनिए, हम लोग सिलॉजिज्म समझ रहे हैं जो बहुत खतरनाक चीज है. इफ जॉनी इज ईटिंग स्वीट्स, खाएगा तो उसको डायबिटीज हो सकती है. माइनर प्रेमाइस क्या है? जॉनी डज नॉट ईट स्वीट्स एवरी डे. लेकिन अब जॉनी स्वीट्स नहीं खाता. ये हमारा एक और कॉन्टेक्स्ट है. अब इन दोनों को मिलाया तो देयरफॉर जॉनी इज नॉट प्लेसिंग हिमसेल्फ एट द रिस्क ऑफ डायबिटीज. इसका मतलब जॉनी को डायबिटीज का रिस्क नहीं है. एक और एग्जांपल शायद समझ में आए. मेजर प्रेमाइस मतलब एक मेजर कंडीशन. आपने एक सेंटेंस सुना, इधर द मीटिंग इज एट स्कूल और एट होम. मीटिंग या तो स्कूल में है या तो घर पे है. माइनर प्रेमाइस क्या है? द मीटिंग इज नॉट एट होम. मीटिंग घर पे नहीं है. लास्ट कंक्लूजन क्या है? देयरफॉर द मीटिंग इज एट स्कूल. ये सही है कि गलत है? नहीं, मतलब ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि अगर आप पहले दो चीजें आपने सुनी, यहां पर या यहां पर, आप इन दोनों पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो दोनों सही होंगी तभी तो. ये भी बड़ी खास चीज है. ये जो हम सिलॉजिज्म पे भरोसा करते हैं तो आप स्टेटमेंट्स पे भरोसा करते हैं. अब वो स्टेटमेंट सच है कि झूठ पता नहीं है. एक और एग्जांपल, ऑल मेन आर मॉर्टल. सारे इंसान मॉर्टल होते हैं. सोक्रेटिस इज अ मैन. ये माइनर प्रेमाइस. तो सोक्रेटिस इज मॉर्टल. सोक्रेटिस भी मॉर्टल है, वो भी मरेगा. तो ये सब क्या है? सिलॉजिज्म मतलब आपने एक सेंटेंस पर भरोसा किया, जैसे कॉलेज बेस्ट है, ये कॉलेज बेस्ट है, और इस कॉलेज में अगर एडमिशन मिला तो नौकरी पक्का मिलेगी. आपके सामने मिलॉर्ड गुनहगार सामने बैठा हुआ है, बड़े भारी भरकम कॉलेज में पढ़ाई करने गए थे, सोचे थे उसके भरोसे बड़ी नौकरी मिलेगी. कहां मिली? भरोसा तो यही किया था ना, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया स्टडिंग. फिर क्या रिजल्ट आया? ये खतरा है सिलॉजिज्म का. और हम सब जब आईआईटी या जो भी चीज पर भरोसा कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर को लेकर के हम सिलॉजिज्म पे भरोसा कर रहे हैं. जब हम किसी भी कंक्लूजन पर या जजमेंट पे आते हैं, बट बाय ओनली मीन्स ऑफ सेवरल लॉन्ग चेन ऑफ सिलॉजिज्म्स. जब एक औरत डांटती है अपने बच्चे को, तूने ये किया, तेरी जिंदगी तो गई. तो एक माँ ने एक स्टेटमेंट बोला और इतने इमोशन के साथ बोला कि हमको लगता है हमारी जिंदगी गई. दिस इज in contrast to the concepts and judgments which in their premises have their immediate ground in intuitive perception. एक भाई साहब, मैं वहां गया था बैंगलोर, तो वो मुझसे बोल रहे थे कि जो ज्ञान है, जो मेडिटेशन है, वो घर पे भी हो सकता है. उसके लिए कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में बैठने की जरूरत नहीं है. मैंने कहा है. बोलते क्यों? यू कैन इवन, वो बोलते हैं ऑब्जर्वेशन तो आप घर पे भी कर सकते हैं. मैंने कहा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और मेडिटेशन भी घर पे कोशिश कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जो आर्टिफिशियली नेचर है, वहां पर तो आर्टिफिशियल नेचर बनाया गया, वो बहुत बहुत हेल्पफुल होता है. तो इसमें हमारी बहस होने लगी. मैं कहां से बोल रहा था? एक्सपीरियंस से. यहां पर हम लोग बहुत बार कोशिश करते हैं 1 घंटे की क्लास बनाने के लिए, उसमें भी पतीले में टन 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 की आवाज आती रहती है. और मेरा एक 8 साल का सुपुत्र है, वहां पर विजय जी बोलते हैं जब भी हमको आना है तो कोशिश करो कि बच्चे ना हो. कुछ खास माइंड से हम लोग करने की कोशिश करते रहते हैं. मैंने देखा है इस घर में भी ना, एक खास जगह पर अगर मैं दीवार बना दूं, उसको अलग कमरा बना दूं, तो उसका एक अलग असर होगा. तो मेरा कहां से
स्टेटमेंट आ रहा है डायरेक्ट परसेप्शन से, जो चीजें मैंने देखी है, एक्सपीरियंस की है। मैं रोज बैठता हूं यहां पर, बैठकर शांत होने की कोशिश करता हूं, फिर किताब पढ़ने की कोशिश करता हूं, तो मेरा जो प्रेमाइस है, मैंने कहां से बोलना शुरू किया, फ्रॉम डायरेक्ट इमीडिएट इंट्यूटिव परसेप्शन, इस महसूस करने से। इलाहाबाद में अगर बैठ करके मैं ध्यान करने की कोशिश करूं ना, कुछ और ध्यान नहीं आता। सुबह मम्मी उठ जाती, बोलती आम के लिए अचार के लिए आम ले आओ, नींबू ले आओ। दिन भर में कम से कम 10 बार मुझे घर से जाना पड़ता है। वहां पर भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है, ऑब्जर्व करो कि तुम्हें कैसा गुस्सा आ रहा है। दिन में जब 10 बार गुस्सा आएगा तो गुस्सा नहीं दिखता, फिर मन करता है भाग जाओ, बिकॉज सब गुस्से के जो असर होते हैं इकट्ठे होते जाते हैं। तो वो भाई साहब कहां से बोल रहे थे, मैं बताता हूं वो कहां से बोले थे। वो भी अपने डायरेक्ट परसेप्शन से बोल रहे थे। वो अपने घर के बारे में बता रहे हैं। उनका घर बड़ा सुंदर, वो 20-21 साल का बच्चा था, आया था अपनी 20 लाख की कार में और अपना घर बनवा रहा था। हम यहाँ मरे 40 साल की उम्र में भी हमारा घर का पैसा इकट्ठा नहीं हुआ। वो करोड़पति घर का लड़का था। मैंने बाद में कहा तुम्हारे जैसा घर हो तो वहां पर भी पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि एक पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, ही हैड टेकन अ ब्रेक ऑफ 1 year टू सी व्हाट ही वांट्स टू डू। सोचिए, उसके माता पिता भी बरगद के पेड़ की तरह होंगे जिसके नीचे बैठा बच्चा बैठे और कोई दिक्कत नहीं, बेटा जाओ। बहुत सॉफ्ट लड़का था, ऐसे बैठता था आराम से। उसको देखकर ही मालूम पड़ता था कि ही कैन डू मेडिटेशन एनीवेयर, बट ही विल नॉट गो एनीवेयर। उसकी लाइफ में जो एवरीवेयर है वो एनीवेयर नहीं है वो। तो and it is this danger we have in mind when we speak of the inferior value of merely demonstrated truth. अगर कोई आदमी आपको कुछ दिखा रहा है, उसका सच, आपके पिताजी, आपके माँ, आपका पंडित, कोई भी आपको उनका सच दिखा रहा है, तो खतरनाक है। उसका सच किस चीज पर बेस्ड है, ये जरूर क्वेश्चन पूछना है आपको। Actions based on nothing more than intuition is equivalent to impulsive conduct. यहां पर इंट्यूशन वर्ड सहर ने यूज किया है। ज़ेन योगा में इंट्यूशन वर्ड पीजे सहर ने यूज किया है, लेकिन वहां पर कंप्लीटली किसी और मतलब में यूज किया गया है। वो जो इंट्यूशन है बहुत सालों की प्रैक्टिसेस के बाद, सेक्शन 2B खुलने के बाद आता है। दैट इज मेडिटेटिव कॉन्टेम्पलेशन। यहां पर इंट्यूशन का मतलब है मुझे कुछ महसूस हो रहा है सर, मुझे लगता है ये केले का जो मैं बनाना केक खाया है वो मेरे लिए बहुत हेल्दी है सर। मैं जब भी शुगर खाता हूं तो एनर्जी आती है, लेकिन उससे बीमारी भी तो आ सकती है। अरे सर मैं महसूस करता हूं एनर्जी और आप बोल रहे बीमारी आएगी। मुझे इस आदमी को तो मारने का मन कर रहा है अभी। क्यों मन कर रहा है? बस सर मुझे मन कर रहा है। एक भैया ने पूछा मुझसे अभी कल ही पूछा उन्होंने, मुझे पता नहीं क्यों दलाई लामा से बड़ा गुस्सा लगता है। तो सारे वो जो होते हैं जिनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं, ईस्ट एशियन, हाँ वो सब बोलते हैं, उनको देखते ही मुझे गुस्सा आता है। फिर उन्होंने लास्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा है, इज दलाई लामा रियली एनलाइटेंड? ये बस मुझे फील होता है, इसको बोलते हैं इंट्यूशन। एक्शन बेस्ड ऑन नथिंग मोर देन इंट्यूशन इज इक्विवेलेंट टू इंपल्सिव कॉन्डक्ट। ये इंपल्सिव कॉन्डक्ट है। जैसे कोई आदमी गुस्से में कुछ कर दे, इंपल्स में आकर के, जो क्राइम होते हैं ज्यादातर इंपल्सिव कॉन्डक्ट होते हैं। तो इंट्यूशन में कुछ करना मतलब इंपल्सिव कॉन्डक्ट है। ये ई सेंटर से किया गया होता है। कुछ लेकिन खास चीज बता रहे हैं, फार सुपीरियर इज द कॉन्डक्ट दैट इज गाइडेड बाय रिफ्लेक्शन। लेकिन इससे बहुत अच्छा चीज होता है वो करना, वो कॉन्डक्ट, वो काम करना, उस तरह से काम करना आपका दिमाग का जो रिफ्लेक्शन से होता है। रिफ्लेक्शन दैट इज बाय डेलिब्रेशन दैट टेस्ट्स एंड कंपेयर्स। रिफ्लेक्शन मतलब आप एक थॉट को लेते हैं, उसको चेक करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, उसको ट्राई करते हैं, उसका असर देखते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। ये ज्यादा बेटर है। खाली ये नहीं कि मुझे अच्छा लगा मैंने कर दिया, वो नहीं। अब हमारे टाइम में क्या हो रहा है आजकल के हमारे जमाने में, व्हेन इन आवर टाइम्स अगेन अंडरटेक देयर ट्रांसवैल्यूएशन ऑफ ऑल द वैल्यूज। अब आजकल के जमाने में सब कुछ ही हो गया स्मार्ट स्मार्ट, फास्ट फास्ट, तो वैल्यूज बदल रही हैं। दे आर सिंपली डिस्प्लेइंग फर्दर साइंस ऑफ डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मतलब होता है पतन। आज की दुनिया में स्मार्टफोन से बहुत लोग स्मार्ट नहीं होते जा रहे हैं, डिसीजन सही नहीं होते जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कमजोर होते जा रहा है, और हम लोग और रिलेशनशिप में उथले होते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं डिपेंडेंस। और जो एवोल्यूशन हुआ है दुनिया में,
जो भी स्पीसीज आगे बढ़ती जा रही हैं वो किस लिए हुई है? एवोल्यूशन रिजल्टेड इन द एक्सट्रीम ऑफ एडमिटिंग ओनली इन द रीजनिंग फैकल्टीज एक्टिविटी एंड द ऑलमोस्ट टोटल एक्सक्लूजन ऑफ इंट्यूशन। जो भी जानवर या जो भी इंसान आगे बढ़े हैं उन्होंने रीजनिंग को यूज करके आगे बढ़े हैं। आज जो हम कुछ भी कर पाए हैं उसमें रीजनिंग यूज हुई है, दिमाग यूज हुआ है, तर्क यूज हुआ है। खाली ऐसा नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि अगर बड़ा सा बिल्डिंग बनाएगा तो गिरेगा नहीं उसमें मैथमेटिक्स लगी है। जो लोग हेल्दी रहते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के बल्कि मैं आज बोल रहा था, देखो जो लोग भी अपने मोटापे के लिए कॉन्शियस नहीं होते, अपनी सेहत के लिए कॉन्शियस नहीं होते, वो लोग सेहतमंद नहीं रहते। मेरे घर में माय फादर रन्स एवरी डे 5 to 6 किलोमीटर्स, आज भी इनफैक्ट मैराथन हुई थी तो ही वॉन द मैराथन, हाँ अबू धाबी में। और मम्मी के पास कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं, घर में वही खाना बनाती है, घूमती फिरती है चार दीवारी में, या तो पड़ोसी में चले गए। शी हैज गेन्ड वेट अलॉट, उनको गठियों का दर्द होना शुरू हो गया है, कमर में दर्द होना शुरू हो गया है, वेट भी थोड़ा बढ़ गया है। तो देयर इज अ रीजनिंग बिहाइंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कहां से आया है? इंट्यूशन को छोड़ दिया, गट फीलिंग को नहीं माना और लॉजिक को यूज किया। द रिएक्शन टू दिस, और फिर दुनिया में क्या हुआ जब एवोल्यूशन आना शुरू हुआ, लोगों ने लॉजिक किया तो रिएक्शन आया हमारा अंदर से। So this was the claim that pure intuition is the exclusive source of knowledge, and that थोड़ा सा ही करेंगे बस, and that reason can discover nothing of reality। सब कुछ जो सब प्योर नॉलेज है ना वो तो इंट्यूशन से आता है, ये पढ़ पढ़ के नहीं आता। ब्रह्म को जानना है, गॉड को जानना है तो सीधे भगवान की पूजा करो, खट्ट से आ जाएगा, तुम्हें फील होगा। In this way our age moves in extremes, and in extremes which leads to decadence। एक तरफ लोग रीजनिंग पर काम करते हैं और एक तरफ लोग गट फीलिंग पर, और इसी में पतन होते जा रहा है। एक सेंटेंस थोड़ा बस खत्म हो रहा है। रिफ्लेक्शन इज द सेकेंड पोटेंशियल ऑफ नॉलेज। ये सेकेंड पोटेंशियल मुझे समझ में नहीं आया। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जैसे किसी ने मुझे डांटा या कुछ किसी ने मुझसे कहा, तो उसका फर्स्ट पोटेंशियल जो है वो तो तुरंत ऑब्वियस मीनिंग जो है उसका वो है, आज के बाद तुम इस घर में आ नहीं सकते। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इसके पीछे क्या कहा गया है? दैट इज सेकेंड पोटेंशियल। रिफ्लेक्शन का मतलब है, फर्स्ट इंप्रेशन को हटा दीजिए आप, उसके बाद रिफ्लेक्शन इज द सेकेंड पोटेंशियल ऑफ नॉलेज। इतनी आसानी से आता नहीं, इट इन्वॉल्व्स, इट कॉल्स फॉर एक्सरसाइज, एफर्ट एंड एक्सर्शन। दिमाग लगाना पड़ता है, कभी कभी केक नहीं खाना पड़ता है। मैंने देखा है, बहुत बार देखा है, आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप को देखा हूं कि जब मैं पेट भर के खाता हूं, मैं खुद लेक्चर में देखा होगा, ऐसे कर करके सांस फूलती है, और खाली सांस नहीं फूलती, यहां पर ऊपर थॉट्स फूले रहते हैं, निकलते ही नहीं है, ऐसा लगता है जाम हो गए। उसमें एफर्ट चाहिए, एक्सर्शन चाहिए, which is regarded as sufficient reason for discarding it as not modern। इसलिए लोग बोलते हैं ये सब मॉडर्न नहीं है, बेस्ट तरीका तो ये खट से जो फीलिंग आए वही सही होगा। बता रहा हूं ना, लगाओ पैसा इसमें, मैं कह रहा हूं ना, जरूर जरूर आगे जाएगी कंपनी। वो जो बच्चा था उसको 30 तक टेबल आता था बचपन से ही, फ्लिपकार्ट में लगाओ पैसे, गट फीलिंग है, रीजन नहीं है। बस लास्ट पैराग्राफ है छोटा सा। एज एवरीवेयर, हर जगह पर, सो हियर ट्रूथ लाइज इन द सेंटर। क्वेश्चन ये नहीं है कि लॉजिक से आप निष्कर्ष पे हैं या इंट्यूशन से, क्वेश्चन ये है कि ट्रूथ क्या है। आप जानना चाहते हैं ट्रूथ किसी भी चीज का, क्योंकि ट्रूथ है आपको जो आजाद करेगा। इंट्यूशन एंड रिफ्लेक्शन बिलोंग इनसेपरेबली टू ईच अदर। जो गट फीलिंग है हमारी, ये और रिफ्लेक्शन जो विचार करना है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग नहीं है। सिंस ओनली रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन इंट्यूटिव परसेप्शन एंड नेवर वेंचरिंग बियॉन्ड दिस ब्रिंग्स अस नॉलेज एंड कॉन्सिक्वेंटली टू द ट्रूथ। हाँ, इंट्यूशन को भी यूज करना है, लेकिन आपका जो परसेप्शन है उसी पर, क्योंकि ये भी एक तरह का इंट्यूशन है। मुझे गर्मी लग रही है, ये तो गलत नहीं है ना, गलत है, मुझे फील हो रहा है गर्मी, लेकिन इसी पर जो आपका परसेप्शन है उसी पर रिफ्लेक्शन करिए, उसके बियॉन्ड मत जाइए।
Intuition and reflection belong inseparably to each other, since only reflection based on intuitive perception. आपका reflection करना है, विचार करना है, लेकिन किस चीज पर? Based on intuitive perception and never venturing beyond. इसके beyond मत जाइए. इसी तरह से आप knowledge और ट्रूथ पर पहुंच पाएंगे. ये सब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि प्लेन गट फीलिंग पर मत जाइए. आप जो महसूस कर रहे हैं हर चीज को एक्सपेरिमेंट करिए. एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके ऊपर विचार करिए और फिर वो अपने आप आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा. इट इज लाइक, इट्स वेरी सिंपल. मतलब डेथ है और डेथ से मुक्ति भी है. ऐसा नहीं है कि खाली डेथ है और हम डेथ है इसलिए हम दुखी हो जाएं. मुक्ति भी है. अब वो कैसे है? या तो तुक्का हो, जुआ हो, कि हो सकता है हमको इस जन्म में मिल जाए, हो सकता है ना मिले. लास्ट में गौतम बुद्ध बोल रहे हैं, द डेथलेस हैज बीन अटेन्ड. मैंने तो पा लिया है डेथलेसनेस. आई विल इंस्ट्रक्ट यू, आई विल इम्पार्ट यू द डॉक्ट्राइन. मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा. मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अपना डॉक्ट्राइन दूंगा. फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस, अगर मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे, ये शैल नो एंड रियलाइज दैट utmost noble goal of holy life for yourself even in this present lifetime. इसी जन्म में अपना उस गोल को पा सकते हो जो संतों ने पाया है, सन्यासीज ने पाया है. And in fact, the disciples, the Buddha addressed soon attained to the inseparable security. बुद्धास के जो डिसाइपल्स थे उनको मिली वो सिक्योरिटी जो कभी खत्म नहीं होती. द बर्थलेस, जो कभी पैदा नहीं होता, जिसमें ग्रोथ और डीके नहीं होता, जो कभी बढ़ता नहीं है, सड़ता नहीं है. द डिजीज, द डेथलेस, द सॉरोलेस, द स्टेनलेस, दे अटेन द एंड ऑफ सफरिंग. उन्होंने इसी लॉजिक एक एक कदम चल के, कोई तुक्का नहीं था उसमें, डेथलेस स्टेट हासिल की. डोंट थिंक दैट दे आर समथिंग बियॉन्ड. बहुत मुश्किल काम है, लंबा है, बट एक एक स्टेप समझ जाएं, ट्राई करें, टेस्ट करें, एंड वी. मैं तो देख रहा हूं, मैं तो एक्सपीरियंस कर रहा हूं उसको. एंड यू आर द सेम.